नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आशीष चौबे और आप देख रहे हैं यंग इंडिया। आज झीलों की नगरी कहे जाने वाले उदयपुर के नौजवानों की आवाज आपके सामने लाते हैं। 2019 में सत्ता पाने के लिए सियासी दल जी जान से जुटे हुए हैं। चुनाव प्रचार भी जोर शोर से चल रहा है और इन तमाम बातों के बीच में सवाल यह कि आखिर नौजवान के मन में क्या है। क्या नौजवानों को सियासी दलों के मुद्दे प्रभावित करते हैं? युवाओं की 2019 में कैसी सरकार से उम्मीदें हैं या फिर वो क्या चाहते हैं? और इन्हीं तमाम सवालों को लेकर सियासी नब्ज टटोलने यंग इंडिया की टीम उदयपुर शहर के सीटीआई कॉलेज कैंपस में पहुंच गई युवाओं से बातचीत करने के लिए। उदयपुर लोकसभा शुरू से ही हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती रही है। अगर यहां के सियासी इतिहास की या फिर इस सीट पर मतदाताओं की बात की जाए तो 2009 के चुनाव में यह सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो गई। 2014 की मोदी लहर में रघुवीर मीणा ये सीट बचा नहीं पाए और बीजेपी के अर्जुन लाल मीणा सांसद बने। उदयपुर लोकसभा सीट पर मतदाता अपना फैसला जातिगत समीकरणों के आधार पर ही तय करते रहे हैं। उदयपुर सीट से एक बार फिर से मौजूदा सांसद अर्जुन लाल मीणा और कांग्रेस के रघुवीर मीणा आमने सामने हैं। लेकिन वर्तमान सरकार और सांसद के कार्यकाल को लेकर या उनके कामकाज को लेकर उदयपुर के नौजवानों की क्या राय है, चलिए देखते हैं। नमस्कार, मैं हूं अविनाश जगनावत और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश यंग इंडिया वोट का वाई फैक्टर। और यंग इंडिया का कारवां आज आ पहुंचा है उदयपुर के महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के संगठक सीटीआई कॉलेज में। और यहां के यूथ से जानेंगे कि इस 2019 के आम चुनाव को लेकर वो क्या सोचता है, उसकी सोच क्या है। तमाम इश्यूज पर हम बात करेंगे। तमाम स्टूडेंट हमारे साथ में हैं, आप सभी का स्वागत है। मेरा पहला सवाल होगा, 2019 किस तरह की सरकार आप चाहते हैं? ऐसी सरकार जो हमें मतलब अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करे, करप्शन फ्री इंडिया हो और हर तरफ क्लीनलीनेस हो, मतलब जो डेवलपमेंट की तरफ ग्रोथ करे और ना कि करप्शन कम हो एंड स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए ज्यादा मतलब फैसिलिटीज प्रोवाइड करे। मैं एक कमजोर सरकार चाहता हूँ, एक ऐसी सरकार जिसकी कारण सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों को बाहर आकर भारत के इतिहास में पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये नहीं बोलना पड़े कि भाई हमारी स्वतंत्रता खतरे में है। एक ऐसी सरकार जो आरबीआई पे इतना प्रेशर नहीं डाले कि उनके टर्म में 2 आरबीआई गवर्नर क्विट कर देते हैं। एक ऐसी सरकार जो सीबीआई की स्वतंत्रता बनाए रखे। मैं एक कमजोर सरकार चाहता हूँ। किस तरह की सरकार चाहते हैं 2019? जो बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट और स्टूडेंट्स के वेलफेयर पे ज्यादा फोकस करे एंड बाकी जो इनटॉलरेंस वायलेंस जितना भी हम लोग देख रहे हैं, जो भी रिलीजियस वो सब है, वो चीजें खत्म हो, लाइक हार्मनी एंड पीस डेवलप हुआ कंट्री। मेरा दूसरा सवाल रहेगा, नई सरकार जो आ रही है उससे युवा क्या उम्मीद रखता है, किस तरह की से काम करे सरकार? मजबूत सरकार हो, सरकार ऐसी हो जो मोदी सरकार हो, मजबूत सरकार हो। मजबूत सरकार हो। नई सरकार क्या उम्मीद है आपको? मतलब युवाओं के लिए रोजगार होना चाहिए और युवा जो मतलब वंशवाद वगैरह चल रहा है, जाति के आधार पर जो लोग लड़ते हैं वो कम होना चाहिए, बहुत ज्यादा वो नहीं होना चाहिए। और जो देश की सुरक्षा है उसके मामले में बहुत ज्यादा होने चाहिए मतलब। और जम्मू कश्मीर में जो धाराएं हैं वो हटा देनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा फ्री करना चाहिए और सीबीआई को भी थोड़ा फ्री करना चाहिए। और जो भ्रष्टाचार नेता वगैरह उनको थोड़ा उनके खिलाफ थोड़ा सख्त रूल अपनाना चाहिए। नई सरकार से क्या उम्मीद है आपको? नई सरकार से सबसे पहले ये उम्मीद है कि अपनी रक्षा पे ज्यादा ध्यान दे। जो भी अपनी आर्मी है, एयरफोर्स है, उसके साथ फुल कोऑपरेट करे और जितने भी जो उन पे दबाव बनाए जाते हैं वो ना हो। जैसे एयर स्ट्राइक किया अभी मोदी जी ने और वो सर्जिकल स्ट्राइक किया, इससे उनका मनोबल बढ़ता है। जो आर्मी वाले होते हैं उनका मनोबल बढ़ता है। लेकिन कुछ ऐसा भी होता है जो छोटी पोस्ट के जो सिपाही वगैरह होते हैं उनको कुछ अच्छा खाना नहीं मिलता। वो अगर सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं तो उनको बर्खास्त कर दिया जाने की धमकी दी जाती है। ये सब हटा देना चाहिए और मतलब उनको भी स्वतंत्रता देनी चाहिए। जो छोटा सिपाही है वो भी एक सैनिक है, उसी के दम पे अपनी आर्मी और पूरा जो इंडिया का डिफेंस है मजबूत होता है। नई सरकार जो आ रही है युवाओं को क्या उम्मीद है, किस तरह से काम करे? नहीं सर, हमारी तो बस एक ही उम्मीद है कि हम 4 साल तक अब इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं तो हमारे प्लेसमेंट के लिए कंपनीज इंडिया में तो रेडी हो। सर, अगर कंपनियां ही नहीं होंगी इंडिया में तो हम लोग इंजीनियरिंग करके भी क्या कर लेंगे। तो कुछ नया स्टार्टअप हो या कुछ जैसे जो भी फंडिंग होती है तो गवर्नमेंट हमें फंड करना शुरू हो जाए। नई सरकार से हम यही उम्मीद लगाएंगे कि जो हमारे स्टार्टअप वो अच्छा चले एंड युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिले, बेरोजगार की संख्या कम हो एंड अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत अच्छी कंपनियां आए ताकि प्लेसमेंट अच्छा हो। मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा, आपके सपनों का भारत कैसा हो?
कैसा भारत आप देखते हैं कि हमारा भारत ऐसा होना चाहिए? मेरे सपनों का भारत ऐसा होना चाहिए ताकि जहां और देशों में जहां आज नरेंद्र मोदी घूम रहे हैं तो उन देशों में यात्राएं तो बहुत हो गई, पर जो विकास है अगर वो धरातल पे आज भारत में भी वो उतार दे तो वो देश हम वैसा मतलब भारत को बनाना चाहेंगे। आप क्या कहोगे, कैसा सपनों का भारत कैसा? मैं तो यही कहूंगा कि सबसे पहले तो करप्शन कम होना चाहिए, और करप्शन में मानता हूं कि मोदी सरकार में कमी हुआ है, और ये जो है कि आर्मी को पूरी पावर देनी चाहिए और ये टेररिस्ट पे बहुत ज्यादा काम करना चाहिए, तो वो अभी हो रहा है। और मैं चाहता हूं कि यही सरकार जो है वो मोदी जी कर पाएंगे टेरर पे जो काम है। टेरर क्या सोचते हैं, कैसा भारत जो है सपनों का भारत आप देखते हैं? सपनों का भारत सर एक तो रिजर्वेशन पूरा खत्म होना चाहिए, जो डिजर्विंग है उसको सीट मिले, बस मैं तो ये देखता हूँ सर। और सर फैसिलिटी सर क्लीन इंडिया जो चल ही रहा है सर, उसको और आगे ले जाना चाहिए, पूरा इंडिया साफ होना चाहिए सर ये तो पॉइंट मुझे अच्छे लगते हैं। जो आप क्या कहेंगे भैया, आपके सपनों का भारत भारत क्या है कि अभी डेमोक्रेसी इंडिया है, लेकिन डेमोक्रेसी इंडिया में है नहीं। तो मैं चाहता हूं कि एक ऐसा इंडिया बने जहां हर आदमी अपनी बात को रख सके। ये भेदभाव जो चीजें चलती है ना, जातिवाद चलता है, आरक्षण चलता है, हर चीजें हटे और एक हर आदमी को जो डिजर्व करता है वो चीजें मिलनी चाहिए। आप क्या कहेंगे, कैसा आपको भारत चाहिए? सर भारत भ्रष्टाचार मुक्त हो और क्लीन इंडिया, एकदम हमारा देश क्लीन इंडिया बन जाए। एंड और जो भी आतंकवादी संगठन जो है उनको एकदम साफ सफाई किया जाए ताकि किसी को किसी प्रकार तकलीफ ना हो। अगर एक दिन के लिए आपको प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलता तो आप क्या करते, कौन सा काम जो है वो उसको प्रायोरिटी देते? सर एक नेशन के लिए उसकी इकोनॉमी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में FRBM जैसे एक लॉ बने हुए हैं। सो बेसिकली एक ऐसी पॉलिसी डिजाइन हो जिससे फिस्कल डेफिसिट, इकोनॉमिक डेफिसिट या फिर हमारा फाइनेंशियल करंट डेफिसिट ये सब कम हो, ताकि इकोनॉमी सुधार हो। और जैसे ही हमारे पास फाइनेंस आएगा तो फाइनेंस सबसे ज्यादा नीड होती है डेवलपमेंट की, ताकि युवा को या फिर हमारे जितने भी डिफेंस मिनिस्ट्री है इन सबको हम फाइनेंस कर सकें। आपको अगर एक दिन का प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलता तो क्या करते? नायक मूवी देखिए वही सेम, मतलब जो करप्शन वगैरह होता है वो कम कर देते हैं, और जो भ्रष्टाचार है, वंशवाद है, जो जाति पे जो ज्यादातर लोग लड़ते हैं वो कम कर देते हैं, और जो गरीब लोगों को बहकाने के लिए ऐसे राहुल गांधी कहते हैं मार्च पे खेती करेंगे वो करेंगे, ऐसी बातें थोड़ा बंद कर लेते हैं, और लोगों को मतलब बहलाना बंद कर लेते हैं। जो नेता वेता होते हैं ज्यादा बहलाते हैं ना, वो सारा बंद कर लेते हैं। आपको अगर एक दिन का प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलता तो आप क्या करते? सर मैं सबसे पहले शिक्षा में से जो रिजर्वेशन है वो हटाऊंगा, क्योंकि जो जनरल कोटा है उसके ज्यादा मार्क्स पे भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं होता, वही SC ST वाले कम मार्क्स लगे एडमिशन ले लेता है। तो अगर मौका मिलता एक दिन PM बनने का क्या करते? सर पहले तो सर आर्मी को पूरी छूट दी जाती सर, और सर उनके लिए सर नए नए वेपन्स लाए जाते हैं, और सर पुअर्टी को कम करने की सर कोशिश कर सकते थे, सर नए प्लान बना सकते थे। सर मोदी जी ने स्वच्छ भारत तो स्टार्ट किया, लेकिन सर जगह जगह डस्टबिन नहीं है, तो उसके कारण से सर लोग बाहर ही कचरा फेंकते हैं। बसों में भी यही है, या तो विंडो के बाहर फेंकेंगे या अंदर फेंकेंगे। सर क्लीन भारत के लिए सर कुछ करना पड़ेगा सर। थैंक यू। आपको अगर मौका मिलता एक दिन का PM बनने का क्या? आतंकवाद को सर पूर्ण रूप से समाप्त करने की कोशिश करता, और पाकिस्तान से बातचीत नहीं, अगर वार हो तो वार करना चाहिए। अरे यूं तो उस सैनिक कितने मरेंगे, हम उनके आतंकवाद मारे और वो हमारे सैनिक मार रहे हैं, तो ये तो कोई बात की मतलब बराबरी नहीं हुई। पाकिस्तान से एक तरफा वार हो तो वार करके खत्म करना चाहिए। जो वर्तमान सांसद है वो आपकी कसौटी पे कितना खरा उतरे, जो आपने जिनको 2014 में चुना वो कितना खरा उतरे? सर ऑलमोस्ट तो सभी मोदी जी के जो मार्गदर्शन था उसमें काफी बढ़िया प्रदर्शन किया सभी ने, और जैसे सफाई का जो भी अभियान चला था उसमें भी बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा, बहुत बढ़िया साफ सफाई का जो माहौल बना था देश में वो बहुत अच्छा रहा। उसके अलावा मोदी जी ने जो भी चलाए थे स्किल इंडिया कैंपेन वगैरह वो भी, और इन सभी में जो सांसद थे जो भी करप्ट थे अंदर से भी उन पर भी नियंत्रण कसा मोदी जी ने, तो उसकी वजह से वो भी नियंत्रण में आया और उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, तो उसकी वजह से बहुत बढ़िया। आप बताएं वर्तमान सांसद जो है वो आपको क्या लगता है काम उन्होंने अच्छे से किया या नहीं किया? सर वर्तमान सांसद काम तो करते हैं, लेकिन मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं करते, मतलब एक सही ढंग से, मतलब पूरी ईमानदारी से काम होना चाहिए, जो मतलब अधिकतर नहीं करते हैं। मतलब ये तो इसको थोड़ा सा ध्यान दिया जाना चाहिए। कसौटी पे खरा नहीं उतरे मतलब? हाँ थोड़ा मतलब प्रॉपर होना चाहिए, मतलब एक संस्था होनी चाहिए पूरी के जो उस पर ध्यान दे कि भाई काम पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये मतलब होना चाहिए। आप क्या कहें? सारे अभी काम अधूरे हैं। आयर नदी को जो काम चला था इतने सालों से वो चलता जा रहा है। हमारे तालाब जितने भी सब गंदे हैं, सफाई कुछ हो नहीं रही है, घरों में पानी नहीं आता, नल बीच बीच में बहुत एक दिन बाद आता है, बहुत कम पानी आता है, पानी में बहुत कटौती होती है, तो ये सब सारी समस्या है। आप क्या कहेंगे जो आपके MP है वो कितना अच्छा था?
काम तो काफ़ी किया है, लेकिन अभी कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको संतुष्टि नहीं है काम से। तो बहुत से घरों में पानी नहीं आता और बिजली की समस्या है, कचरे की गाड़ी नहीं आती, समय समय पर सफाई नहीं होती। सफाई तो अब ज़्यादातर बढ़ी है, लोग भी अब जागरूक हो रहे हैं सफाई के चलते, लेकिन जनता जो है अभी और कुछ चाहती है सरकार से कि और भी उनके डेवलपमेंट के लिए कुछ करे। तो यंग इंडिया में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के उस पार भी सीटीआई कॉलेज के युवाओं से हम जानेंगे कि आम चुनाव को लेकर उनका मूड क्या है और वो क्या सोचते हैं। मतलब यूजलेस टॉपिक्स है जैसे कि राम मंदिर, रफाल, मतलब घपला हो गया, तब उसको ही रिलेट करके बार बार 1-2 महीने से वही चल रहा है। मतलब कुछ न्यू और मतलब जो यूजफुल टॉपिक्स है बिल्कुल। पीएम के जो कैंडिडेट्स है ना वो मतलब अच्छे नहीं है। मतलब मोदी इसलिए जीतता है कि राहुल गांधी स्टूपिडिटी करता है उसको। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और मैं हूं सीटीआई कॉलेज में, और यहां के युवाओं से जान रहा हूं कि 2019 के आम चुनाव को लेकर वो क्या सोचते हैं, वोट का वाई फैक्टर वो किस तरफ जा रहा है। मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा, इस बार के चुनाव में कौन सा मुद्दा ज्यादा हावी रहेगा, राष्ट्रवाद का या लोकल इशू? राष्ट्रवाद। तो क्या लगता है कौन सा इशू जो है वो ज्यादा हावी प्रभावी रहेगा? राष्ट्रवादी हावी रहेगा, क्योंकि लोकल इश्यूज हमेशा से रहते आए हैं और हमेशा से रह रहे हैं, पर पिछले 4 साल से क्योंकि बात अब एक राष्ट्र की हो गई है तो राष्ट्रवाद का इशू ज्यादा है। आप क्या कहेंगे कौन सा मुद्दा इस चुनाव में ज्यादा प्रभावी रहेगा, राष्ट्रवाद का या लोकल इशू? राष्ट्रवाद का रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। चुनावी मुद्दे पे बहुत सारे पॉलिटिशियन इसके फायदे उठाते हैं। जात पात हर वक्त जब भी चुनाव आते हैं तो आप देख लो राम मंदिर और मस्जिद की बातें हमेशा आती है। फिर कहीं इसी समय पे एंड मौके पे ही मतलब कहीं ना कहीं ये दोनों में झगड़ा शुरुआत हो जाती है, और इसका बहुत मतलब फायदा पॉलिटिशियन लोग उठाते हैं, हमारे भोले भाले जनते के। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, चुनाव है तो इनका गलत उपयोग करके वोट लेना गलत ही है, क्योंकि वो अगर धोखा दे रहे हैं तो एक मतलब यही होता है कि पूरे भारतीयों को धोखा देना। आपको क्या लगता है कौन सा मुद्दा ज्यादा, आप वोट देने जाएंगे राष्ट्रवाद के इश्यूज को सोचेंगे या लोकल इशू जो है आपके मन को सोचेंगे? राष्ट्रवाद के इश्यूज को, क्योंकि राष्ट्र को जिस सरकार की जरूरत है वो सरकार होनी चाहिए। जो दूसरे देश है जो भारत के दुश्मन है, मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन वो दुश्मन है, उनको एनकाउंटर करने के लिए सेना को छूट मिले, वो एक्शन ले, ऐसी सरकार चुनना चाहूंगा। मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा, मैं बेरोजगार हूँ, मैं चौकीदार हूँ, युवाओं को कौन सा जो है नारा वो पसंद आ रहा है? अभी तो मेजोरिटी चौकीदार, अधिकांश लोगों को तो चौकीदार पसंद आ रहा है, पर कितने बेरोजगार भी हैं, पर गवर्नमेंट नौकरी नहीं प्रोवाइड कर पाई। पर चौकीदार में बेरोजगार, असरदार कौन सा? मैं चौकीदार हूँ, क्योंकि सरकारें तो चेंज होती रहती है। पिछली सरकार थी उसमें देखो मुंबई हमला हुआ 26/11, उसका जवाब नहीं दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि उरी हमला हुआ, उसका जवाब सर्जिकल स्ट्राइक से दिया गया, और उसके बाद पुलवामा अटैक हुआ, उसका जवाब एयर स्ट्राइक से दिया गया। जहां तक मेरा मानना है अभी जो सरकार चल रही है वो बहुत सही है, देश के लिए बहुत सही है, राष्ट्रवादी सरकार होनी चाहिए। आप क्या कहेंगे? मैं चौकीदार, मैं बेरोजगार। अच्छा, बेरोजगार, क्योंकि रोजगार है ही नहीं है ना देश में बिल्कुल भी, तो रोजगार चाहिए सबको। चौकीदार तो एक नारा बना दिया उन्होंने, बस चलता रह रहा है वो। बेरोजगार का ज्यादा इशू है बिल्कुल, क्योंकि सब बेरोजगारी है ना यहाँ पे। इंजीनियर से हम लोग, हमें प्लेसमेंट ही नहीं मिलता, तो जॉब ही नहीं मिलती, कहाँ से फिर कुछ हो पाएगा। आप क्या कहेंगे? सर मैं बेरोजगार, सर वही सबसे बेस्ट है, क्योंकि इंजीनियर्स को तो जॉब नहीं मिल पाती और ज्यादातर पॉपुलेशन सर बेरोजगार ज्यादा है इंडिया में, इस वजह से मैं बेरोजगार नारा जो है वो बेस्ट है। मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा कि जो चुनाव हो रहे हैं, क्या इस चुनाव में विकास का मुद्दा जो है वो साइड लाइन हो गया, हाशिए पे चला गया?
विकास? ये सर जो टॉपिक्स हैं वो मतलब यूजफुल नहीं है। जैसे राम मंदिर, उसका हमारे लिए कुछ वेलफेयर ही नहीं, मतलब टॉपिक्स होने चाहिए कि स्टूडेंट्स का वेलफेयर कैसे हुए, जीडीपी ग्रोथ कैसे हुए, मतलब यूजफुल टॉपिक होने चाहिए। मतलब यूजलेस टॉपिक्स हैं जैसे कि राम मंदिर, रफाल, मतलब घपला हो गया तो उसको ही रिलेट करके बार बार 1-2 महीने से वही चल रहा है। मतलब कुछ न्यू और मतलब जो यूजफुल टॉपिक्स है वो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब आपको क्या लगता है जो इशू डेवलपमेंट का इशू है वो हाशिए पे है? मतलब काफी कुछ ह्यूमर में कन्वर्ट ज्यादा हो रहा है। जो जिन टॉपिक्स पे ध्यान देना चाहिए उन पे दिया नहीं जा रहा है और सब कुछ इसने इसके अगेंस्ट ये बोला वही चीजें चलती है। न्यूज वाले भी, मीडिया भी उतने ही मजे लेती है और जो डेवलपमेंट मेन इशू होना चाहिए वो कहीं गायब ही हो गया। आप क्या कहेंगे? डेवलपमेंट इशू है? डेवलपमेंट इशू है, डेवलपमेंट हो रहा है। अब कोई सा भी बहाने चाहिए बोलने के लिए, टॉपिक्स है नहीं, हर कुछ मुद्दे लिए जा रहे हैं। राफेल चोर करते रहते हैं, पर राफेल पे सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी आ चुका है। किसी के पास मुद्दे हैं नहीं, जबरदस्ती चौकीदार चोर करते रहते हैं। मोदी सरकार के कार्यकाल से युवा कितना खुश है? बिल्कुल खुश नहीं है। एनएसएसओ का डेटा आया, 45 सालों से सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी भारत की है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अब पकौड़ा तलना रोजगार है तो फिर हम भी अब डिग्री लेके पकौड़ा तोड़ना चले जाते हैं। हम भी हमारी बीटेक की डिग्री लेके पकौड़े के ऊपर रख के आराम से वो रोजगार है। मनरेगा में 100 दिन की कम से कम रोजगार मिलता था। क्या लगता है मोदी सरकार से कितना खुश है? बिल्कुल ही खुश नहीं है। जो अनएम्प्लॉयमेंट है बहुत ज्यादा आ रहा है और जो यहाँ पे सेक्युलरिज्म है बिल्कुल खत्म हो गया है और जो हिंदुइज्म बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं कि मुस्लिम को तो कुछ है ही नहीं, यूं करके बहुत ही ज्यादा सरकार तो मतलब बिल्कुल खत्म ही है। इस बात माइनॉरिटीज पे अटैक हो रहा है हर बात पे। मॉब लिंचिंग बहुत ज्यादा हो गई है जो लास्ट 4 सालों में। आप क्या कहेंगे? कितना खुश है? पीएम के जो कैंडिडेट्स है ना वो मतलब अच्छे नहीं है। मतलब मोदी इसलिए जीतता है कि राहुल गांधी स्टूपिडिटी करता है। उसके जो टॉक्स ही होते हैं वो यूजलेस होते हैं, आलू से सोना, टाइल खेतों में। अब उसमें देखिए कौन वोट करेगा। मतलब मोदी इसलिए नहीं जीत रहा क्योंकि वो अच्छे काम कर रहे हैं, बल्कि राहुल गांधी अपनी स्टूपिडिटी की वजह से उसको जिता रहा है। आप क्या कहेंगे? मैं कहना चाहूंगा सर 4 साल के कार्यकाल से मैं खुश हूँ और एक साफ सफाई वाला मुद्दा है वो बहुत ज्यादा अच्छे से उस पर ध्यान दिया गया है। लेकिन अभी जैसे ये सरकार बनी उसके बाद जो कचरे की गाड़ी पहले रेगुलर आती थी वो अब आना भी बंद हो गई। वो अब दिन में 3-4 दिन में एक बार आती है, वो नहीं आती है। अगला सवाल ये रहेगा, कांग्रेस और बीजेपी ने की जो विचारधारा है वो सिद्धांत है, क्या इस चुनाव में ये सत्ता का संघर्ष के लिए भूल चुके हैं उसको? हाँ, ये कांग्रेस तो केवल सत्ता हासिल करने में लगी हुई है और भाजपा अपने विचारों पे टिकी हुई है। भाजपा अपने विचारों के लिए वो मानी जाती है और कांग्रेस केवल सत्ता हासिल करने के मोदी कटो वो हांसी पे डाल दिए सारे विकास के पहलू। बीजेपी और कांग्रेस के बीच विचारों की जो लड़ाई है वो सत्ता संघर्ष के लिए है या किसके लिए? सर वो अपने हक को पाने के लिए, मतलब बीजेपी चाहते हैं कि मेरा वर्चस्व हो जाए, कांग्रेस चाहते हैं मेरा वर्चस्व हो जाए। तो ये मतलब उनको ध्यान चाहिए अपने वर्चस्व को हटा के मतलब कि देश का विकास करना है और मतलब अच्छी कंपनियों को भारत में मतलब लाना है। हमारे लिए भी कुछ होना चाहिए मतलब इसमें। मैं चाहता हूँ कि 5 साल ये जो पिछले निकले हैं इसमें मतलब पता चला है कि पूरे विश्व को पता चला है कि इंडिया कुछ है। हमने जो भी देखे, नोटबंदी हो चाहे कई बहुत सारे मुद्दे आए हैं हमारे साथ यहाँ पे और कॉलेजों में भी कार्यक्रम होते रहते हैं तो सरकार चलाती है। बहुत अच्छे कार्यक्रम होते हैं, स्किल इंडिया होते हैं, बहुत डेवलपमेंट के होते हैं, स्टूडेंट डेवलपमेंट के होते हैं, बहुत सारी सोसाइटीज में चलते हैं। तो मैं कहीं न कहीं मानता हूँ ये 5 साल जो पिछले निकले हैं इसी सरकार को 5 साल और मौका मिलना चाहिए। मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा, जब यूथ वोट करने जाएगा, जब युवा वोट डालने के लिए जाएगा तो उसके जहन में क्या होगा, क्या सोच के वोट डालेगा? यही कि ऐसी गवर्नमेंट आए जो हमारे बारे में सोचे। ऐसा नहीं है कि आलू से सोना उग रहा है, ये सब हमें नहीं चाहिए। हमें ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जो हमारे बारे में सोचे, जो लोगों के बारे में सोचे, जो अनएम्प्लॉयमेंट को कब खत्म करे। यूथ थोड़ा अपना भी प्रॉफिट देखेगा। वैसे तो बहुत सारी जगह ये देखा जा रहा है कि लोग कंट्रीज का इश्यूज और पढ़ाई का, एम्प्लॉयमेंट का बहुत सारी जगह देखा जा रहा है, बट यूथ के हिसाब से उनका प्रॉफिट, उनकी पढ़ाई का प्रॉफिट और थोड़ा बहुत उनका ऑब्वियसली मजबूत सरकार बने, पूर्ण बहुमत की सरकार बने। ऐसी सरकार नहीं बने कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, उनके पास 243 सीट्स पे तो लड़ रहे हैं, वो कहां से बहुमत में आएगी। हर चीज के लिए भगना पड़ेगा। ऐसी सरकार हो जो देश के परिवारों की गरीबी मिटाए, ना कि खुद के परिवार को बचाए, रॉबर्ट वाड्रा और अमीर होता जाए, ऐसे मतलब नहीं है। मजबूत सरकार हो। युवा जब वोट देने के लिए जाएगा तो क्या सोच के वोट देगा? तो बेसिकली कि जो इश्यूज उनके लिए डेवलपमेंट है, जो हमारी हेल्थ केयर सेक्टर है जिसमें मतलब जो अच्छे बिल्स लाए, और रादर दिन की पार्टी को देख के, कैंडिडेट को देख के वोट करना चाहिए कि जो कैंडिडेट आपके लिए काम करेगा और आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को आगे लेके जाएगा। तो ये वंशवाद की परिपाटी को लोकतंत्र के लिए खतरा मानते हैं क्या?
जैसे वंशवाद, लोग वैसे तो नेता देख के वोट देते हैं कि अगर है ना वो नेता वंश मतलब परिवार से आया है तो अगर उसे जनता स्वीकार करेगी नहीं तो चुनाव जीतेगा ही नहीं। लेकिन अगर जनता ने उसे स्वीकार किया है, उसने देश के लिए समाज के लिए कुछ काम किया है, तो जाहिर सी बात है उसे वोट देंगे और जिता देंगे, तो एक तरह से सही है। आपको क्या लगता है वंशवाद वंशवाद बिल्कुल मैं मानता हूँ लोकतंत्र के लिए खतरा है, क्योंकि एक ही परिवार पूरे देश को लूटना चाहता है। शुरुआत से आजादी के बाद से अपन देख रहे हैं कोई परिवार मतलब एक ही परिवार वहीं किसी दूसरे आदमी को मौका नहीं मिल रहा है। और दूसरी ओर हम दूसरे शोर पर देखते हैं तो अपन को अलग अलग आदमी दिखते हैं, अलग अलग चेहरे दिखते हैं, एक ही परिवार के नहीं दिखते हैं। कई सांसदों को ऐसे टिकट मिले हैं जो वंशवाद पे देख सकते हैं अपन। मुख्यमंत्री के बेटों को टिकट मिलना वो अच्छी बात नहीं। आपको क्या लगता है वंशवाद खतरा है? वंशवाद बहुत बड़ा खतरा है। अपन लेटेस्ट एग्जांपल है राहुल गांधी का, वो भी वंशवाद की वजह से पॉलिटिक्स में आया, वरना उसका तो कोई करियर ही नहीं था पॉलिटिक्स में। ऐसा ही हर जगह होता है। हमें ये जो अपने सीएम है उनके बेटे भी राजनीति में ऐसे मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा चलता रहा तो अपने देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आपको क्या लगता है पार्टियां चुनाव जीतने के लिए अपना एजेंडा सेट कर रही है और जो मेन इश्यूज जो है देश के वो हाशिए पे है? हाँ बिल्कुल, मेन इशू जो है देश के वो तो हाशिए पर है, क्योंकि अभी जैसे उन्होंने कांग्रेस क्या कर रही है कि जो लोग बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उनको खुश करने के लिए अपना एजेंडा उनके अनुसार बिल्कुल डिसाइड कर रही है उसी हिसाब से। कुछ लोगों को क्या है कि फौज से अगर नफरत है तो उसने अपने एजेंडे में वो चीजें भी डाली है कि हम फौज के कुछ अधिकार कश्मीर में खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, ताकि वो उस पक्ष को अपनी तरफ करना चाह रही है जो बीजेपी को पूरी तरीके से विरोध करता है। तो इस तरीके से वो बस सत्ता पाने के लिए अपना एजेंडा सेट कर रही है। आप क्या कहेंगे? पार्टियां जो है अपना चुनावी एजेंडा सेट कर रही है, जो मेन इशू है उनको साइडलाइन किया है। हाँ बिल्कुल साइडलाइन किया है। जैसे अभी बीजेपी की बात करें तो ये सिर्फ राम मंदिर का नाम लेके उछालेंगे, बाकी जो मेन अनएम्प्लॉयमेंट है वो सब तो इन्होंने साइड ही कर दिया है इनको। तो ये तो बिल्कुल ही सही बात है कि आजकल जो भी चल रहा है ये सब इन्होंने मेन इश्यूज है उनको तो हाशिए करके एकदम साइड कर दिया है। आप क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल साइडलाइन हुए, पर पूरी तरीके से नहीं कह सकते हैं, बट कुछ इश्यूज आगे कोर पे भी है, बट साइडलाइन भी हुए हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट से। और सरकार अपना ही डेटा खारिज करती रहती है, मतलब जो फैक्ट्स आते हैं उन्हीं के फिर जितने भी सर्वे वाले इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हीं की रिपोर्ट्स खारिज कर देते हैं, तो साइडलाइन करते हैं। और जो फालतू चीजें हैं, मतलब मंदिर तो कोई मुद्दा होना ही नहीं चाहिए, मतलब उससे तो लोगों को खाना थोड़ी मिलेगा और उससे अनएम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, तो वो चीजें साइडलाइन। आजकल की जो पार्टी है वो सिर्फ चुनाव जीतने में फोकस कर रही है, वो देश के रियल इश्यू पे फोकस नहीं कर रही। बस यही चल रहा है, वो देश की मेन प्रॉब्लम को देख ही नहीं रही है, वो बस चुनाव जीतने के ऊपर फोकस कर रही है। किसी भी तरह की कर्ज माफी होती है या कुछ दूसरा फ्री में दिया जाता है, भाई हम 72,000 देंगे, हम 6,000 देंगे, युवा क्या सोचता है, सही है या गलत? ये तो एक प्रकार से लालच दिया जाता है वोट कमाने के लिए। मैं इसको एक वही चुनाव जीतने का एक वो बहाना समझता हूँ, बाकी कुछ नहीं है। जहाँ तक कर्ज माफी की बात है तो वो एक तरह से सही होता है, क्योंकि कहीं बस जो किसान हो तो वो नहीं दे पाते, लेकिन जो सीधे पैसे दिए जाते वो पूरी तरह गलत है। उनकी जगह आप एम्प्लॉयमेंट दो तो पैसे ज्यादा सही रहता है, क्योंकि स्किल्स डेवलप होती है। अगर डायरेक्ट पैसे दे मतलब वोट खरीद रहे हो उनका, इसी तो पूरी तरह गलत है पैसे दे। बट कर्ज माफी सही है, क्योंकि कहीं किसान है जो अब नहीं दे सकते, कोई मौसम की मार पड़ती है, इस बार उन्हें क्या पता पैसे मिल गए, लोन मिल गया, बट उन खेती कर ली, खेती फिर बर्बाद होगी, तो वहाँ उनका कर्ज माफ होना चाहिए। आप क्या कहेंगे? सर मेरा तो एक ही कहना है कि जब तक ये विचारधारा सुधरेगी नहीं सभी नेताओं की, तब तक देश की प्रगति नहीं होगी। जब तक ये विचारधारा सुधर जाएगी तभी हमारा देश प्रगति करेगा। ये जहाँ अब ये पार्टी का मुद्दा नहीं रह गया, अब ये देश का मुद्दा है कि जो भी हमारा हो देश का भला हो। पार्टी का भला तो बहुत हो चुका है, अब देश की भला करने की बारी है सर। तो ये सीटीआई कॉलेज का युवा जिससे हमने बात की और जाना कि यंग इंडिया क्या सोचता है, वोट का वाई फैक्टर क्या सोचता है। कल हम फिर किसी दूसरे कैंपस में जाएंगे और जानेंगे कि वहाँ का यूथ, वहाँ का युवा 2019 के चुनाव को लेकर क्या सोचता है। तब तक के लिए आप मुझको दीजिए इजाजत। नमस्कार।